नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही करेंगे, जहां 2025 और आज पेश होगा MP का बजट। आज उम्मीदों का पिटारा खुलने जा रहा है। मनमोहन बजट आज पेश होगा, यानी कि मोहन सरकार आज अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश करेगी। ज्ञान पर सरकार का विशेष ध्यान रहने वाला है। आपको बता दें, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इस पर विशेष फोकस सरकार का रहने वाला है। डबल इंजन सरकार विकास को दोगुनी रफ्तार देगी। इस बजट के माध्यम से सरकार सभी वर्गों को साधने की कोशिश करेगी और इस बजट के माध्यम से कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमी है उसे ग्रोथ मिलेगी, अन्नदाताओं को राहत दी जाएगी, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, नारी को अधिकार दिए जाएंगे, नारी सशक्तिकरण भी इस बजट के माध्यम से किया जाएगा। आज विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। करीब 4,25,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट हो सकता है। आपको बता दें, करीब 25 लोगों की टीम ने 3 महीने के समय में इस बजट को तैयार किया है। किसान हो, महिलाओं हो, युवा हो और तमाम वर्ग हो, इन पर खास फोकस जो है सरकार का रहने वाला है। साथ ही साथ बड़ी जानकारी यह भी है कि 14% जो DA है कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का, वो बढ़ाया जा सकता है। यानी कि सरकारी कर्मचारियों को भी बजट के माध्यम से सरकार तोहफा दे सकती है, सौगात दे सकती है। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था हो सकती है। 1 लाख से अधिक नौकरियों का सरकार वादा भी कर सकती है। यानी कि अगले साल में, जिस तरह से अगले आने वाले कुछ साल हैं, जो समय है, इस पर किस तरह से लोगों को रोजगार दिया जाएगा, इसका रोडमैप इस बजट के माध्यम से जो है सामने सरकार रख सकती है। किसानों को भी इस बार साधने की कोशिश रहेगी। लगातार हम देख रहे हैं कि जो सरकार है वो किसानों पर खासा फोकस कर रही है। किसानों को अलग अलग तरीके से लाभ देने की कोशिश सरकार कर रही है। किसानों को सोलर पंप पर 60% सरकारी गारंटी इस बार मिल सकती है। इस बजट के माध्यम से सरकार घोषणा कर सकती है। जनजाति वर्ग को भी साधा जाएगा और आबा धरती आबा जो योजना है इसे लॉन्च किया जाएगा। इसकी घोषणा सरकार कर सकती है। कृषक प्रोन्नति योजना का भी ऐलान हो सकता है। इसके अलावा बात करें, धान के लिए प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपए, तो गेहूं के लिए 175 रुपए प्रति प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार का बजट 2025-26 का यह बजट आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हो रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यह बजट प्रस्तुत हो रहा है और बजट का फोकस ज्ञान पर आधारित बजट का फोकस होगा, जिसमें युवा, महिलाएं, गरीब और किसान, इन पर पूरे बजट का फोकस इन पर होगा और निश्चित रूप से यह बजट सर्वस्पर्शी बजट होगा, जो सभी वर्गों को छूता हुआ बजट होगा। और विशेषता यह है कि हमने बजट प्रस्तुत करने के पहले सारे जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे और विषय विशेषज्ञों को भी हमने आमंत्रित किया था, उनसे भी संवाद हुआ था। हमने उनके भी सुझाव बजट में सम्मिलित करने का हर संभव प्रयास किया है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सिंचाई हो, सड़क हो, बिजली हो, एजुकेशन हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हम विस्तार करने के लिए हमने पूरी तरह से चिंता की है और बजट में उन सब बातों का प्रभाव रहेगा। तो देखिए, बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने तमाम जानकारियां भी दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो बजट है ये जनता को समर्पित होगा। सरकार का सभी वर्गों को साधने की जो है कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से और दावा है कि ज्ञान पर सरकार विशेष ध्यान देगी। यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इन सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी। सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ सरकार जो है देने जा रही है। चलिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ कर्नल ईशान जुड़ गए हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भाजपा के। ईशान जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत कर्नल ईशान जी आपके साथ ही कर रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश की जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि सरकार उन्हें तमाम चीजें, तमाम जो लाभ हैं इस बजट के माध्यम से देने जा रही है। आप बताइए कि मध्य प्रदेश की जनता को क्या कुछ इस बजट के माध्यम से सरकार देने जा रही है। प्रभात जी, आवाज नहीं आ रही है। अभी आपको आवाज मिल पा रही है ईशान जी? ठीक है, मैं रितेश जी का रुख करता हूं। रितेश जी, सरकार तमाम दावे कर रही है, मोहन सरकार के कार्यकाल का दूसरा ये पूर्ण बजट जो है पेश होने जा रहा है आज, और सरकार दावा कर रही है कि सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। विपक्ष को इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आप तक मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? जी देखिए, मध्य प्रदेश सरकार एक सरकार न चला के मोहन यादव जी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहे हैं। निरंतर जनता के ध्यान को कभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की तरफ भटकाया जाता है, तो कभी किसी अन्य दिशा पे भटकाया जाता है, कभी धर्म विरोधी के कारण फांसी देने पर भटकाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो प्रदेश हर महीने 5,000 करोड़ का कर्ज लेकर इसी तरह अपनी सरकार चला रहे हो, निरंतर कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए, निरंतर सामान्य दैनिक दिनचर्या के खर्चों के लिए जिस प्रदेश को हर महीने 5,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा हो, उसके बजट से क्या कोई पागल आदमी भी कोई उम्मीद नहीं लगा सकता है। मध्य प्रदेश में आप 4 लाख करोड़ के बजट की बात करते हैं और 4.5 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश में अभी तक कर्जा हो चुका है, जिसमें से उपलब्धि हमारे मोहन यादव जी की ये रही है कि 1 साल के अंदर ही उन्होंने 50,000 करोड़ का नया कर्जा ले लिया। अब भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता अक्सर कहते हैं हमारे क्षेत्र में सिंचाई का रकबा इतना बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं पूछता चाहता हूं, यदि हमारा प्रदेश किसानी में इतना ही उन्नति हो गया है, तो क्या आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश में बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक पलायन कहीं होता है तो इसी मध्य प्रदेश की धरती पर होता है। भारतीय जनता पार्टी की कहा जाए सरकार पिछले 1 साल से निरंतर ये कह रही है कि हमने 32 लाख करोड़ रुपए लेके आए। हमने कहा श्वेत पत्र जारी करिए सदन में, आप 3 लाख करोड़ का भी श्वेत पत्र जारी नहीं कर सकते, 2 लाख करोड़ से ऊपर का पैसा ही नहीं आया। तो ये कुल मिला के कल्पित कल्पनाओं पर सरकार हवा में झूले, इसको हवाई झूला बोलते हैं। मध्य प्रदेश का आज आउटसोर्सिंग का कर्मचारी को बड़े बड़े कमिटमेंट किए गए, उनकी आज तक रेगुलर नहीं किया गया। संविदा कर्मचारियों का कोई टीएडीए नहीं बढ़ाया गया। अतिथि शिक्षक सरकार से अपने लिए दुहाई मांग रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो रखी है कि खुद थानेदारी चौकी में बैठकर सुसाइड करने पर मजबूर है। 1.5 लाख बच्चियों के साथ दुराचार के मामले हुए। तो आप व्यापारियों की हालत देखिए, आए दिन को कोई ना कोई विषय को लेकर सड़कों पर आंदोलन करते हैं। मोहन यादव जी को रोज दिल्ली दरबार में अपनी पेशी लगाने जाना पड़ता है। तो प्रदेश की सरकार, हमारे उप मुख्यमंत्री 1800 करोड़ के एमडी ड्रग्स के माफियाओं के साथ पाए जाते हैं। हमारे कटनी के माननीय खनन मंत्री, जिनको कहा जा सकता है कि तो भले ही वैध तरीके से पर अवैध तरीके के खनन मंत्री हैं, वो 1200 करोड़ की सहारा की जमीनें जो लोगों ने पाई जोड़कर सहारा में निवेश किया था, उन जमीनों को 200 करोड़ में खरीद लेते हैं और सरकार के मुंह से चुप्पी का वो दही जमा रहता है। और ईडी और सीबीआई छापा मारते सरकार के मंत्रियों पर। और आप देखिए चारों तरफ प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, जो उद्योगों की हालत है, जो बिजली की हालत है, जो किसानों की हालत है, तो पूरा प्रदेश जर्जर और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। सरकार ने कदम कदम पर टोल नाके लगा रखे हैं। रोड पे 4 कदम चलोगे आपको टोल का रेट देना है। तो पूरी तरह से सरकार बिचौलियों के हाथ पे है। पूरे दलाल किस्म के लोगों ने वल्लभ भवन पे कब्जा कर रखा है। और मोहन यादव का 1 साल का जो कार्यकाल रहा, तो प्रदेश की जनता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यशाली रहा। ये ना ही किसानों को एमएसपी की कीमत दे पाए, ना ही बच्चियों को, हमारी बहनों को 3,000 जो वो दे पाए। किसी भी रूप में सरकार का ये साल मध्य प्रदेश का खस्ता हाल साल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं सरकार अपना चाल चलित चेहरा सुधारने की लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ कर्नल ईशान जी भी जुड़ गए हैं। ईशान जी, रितेश जी ने तमाम क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं, तमाम क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाए हैं और वो कह रहे हैं कि लगातार जो सरकार है हर क्षेत्र में फेल रही है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता को इस बजट के माध्यम से सरकार क्या देने जा रही है, क्या मिलने जा रहा है आम जनता को? देखिए प्रभात जी, पहली चीज तो टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया कांग्रेस प्रवक्ता को। जो आप बता रहे हैं वही सुनने में आया। हमको ये देखना चाहिए कि जो हम हरदम, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती आई है कि हम विकासोन्मुखी हैं, हम राज्य का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, और वो सीधे सीधे परिलक्षित हो रहा है।
जिस तरह से जीएस जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि हुई है, ये एक जबरदस्त विकास की तरफ ही इशारा है। जिस तरह से 11.05% बढ़ के 13,53,000 करोड़ के करीब होता था सकल घरेलू उत्पाद, वो बढ़ के 15 लाख के ऊपर पहुंच गया। तो ये एक बहुत पॉजिटिव नोट है। इसके अलावा जो जनता का आप जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी बढ़ गई, तो उसमें भी 9% का उछाल। तो ये जो भी कांग्रेस आरोप लगाए, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस विपक्ष में है, आरोप लगा सकती है, लगाना भी चाहिए, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है आज की तारीख में। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से विकास की बात हम कर रहे हैं और जिस तरह से कल आर्थिक सर्वेक्षण भी जो आया था उसमें भी यही कहा गया है कि हम विकास की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो ग्लोबल समिट हुई, इन्वेस्टर समिट हुई, उसके आधार पर भी कई चीजों में बदलाव होगा, कई चीजें आएंगी, जैसे नए एयरपोर्ट के लिए बजट प्रावधान किए जाएंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए और किसी भी औद्योगिकरण के लिए। सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, तो उस तरफ भी ध्यान है। और जो हमारी सरकार का, केंद्र सरकार का, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का जो फोकस है, गरीब, किसान, महिला और युवा, करीब 4.25 लाख करोड़ का बजट इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर लाया जाएगा। और हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, जो जो चीजें हैं सामने आ जाएंगी। अगर 4.25 लाख करोड़ का बजट आएगा, औद्योगिकरण होगा, बाकी चीजें जब विकसित होंगी तो युवाओं के लिए रोजगार भी आएगा। इन सभी चीजों को हमने ध्यान रखना चाहिए। ईशान जी, जो आंकड़े ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आए हैं, जिस तरह से निवेश की बात की गई है, जब बात की शुरुआत की रितेश जी ने, उन्होंने पहले ही सवाल खड़े कर दिए कि कम से कम एक श्वेत पत्र सरकार जो है वो जारी कर दे, सदन पे श्वेत पत्र जारी करे और श्वेत पत्र के माध्यम से पूरी जानकारी दे कि आखिर कितना एक्चुअल में जो निवेश है वो आया है। श्वेत पत्र की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। विपक्ष श्वेत पत्र की मांग क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको विश्वास नहीं है। श्वेत पत्र कब लाया जाता है, इसके प्रावधान क्या हैं, ये रितेश जी को पता होगा, मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए, कोई भी चीज एक दिन में, जिस दिन इन्वेस्टर समिट खत्म हुई, अगले दिन अगर आप उम्मीद करें कि पूरे का पूरा निवेश आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें टाइम लगता है, प्रोसीजर होता है। हाँ, अगर आप ये साल खत्म होते होते ये बजट फाइनेंशियल ईयर अगले साल जब खत्म हो रहा होगा 2026 में, तब उस टाइम पे, उसके पहले अगर आप ये बात करेंगे कि भाई कितना निवेश आया, श्वेत पत्र लाइए, उस टाइम पे इसका कोई अर्थ निकलेगा। आज की तारीख में अभी समिट खत्म होके मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए हैं और आप श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बेईमानी हो जाता है, जाती हो जाती है। चाहे किसी की सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो और विपक्ष उनसे मांगे, दोनों ही स्थितियों में ये गलत है। थोड़ा सा समय सरकार को, अधिकारियों को देना चाहिए। और विश्वास एक ऐसी चीज है कि अविश्वास करना बड़ा आसान है किसी भी के लिए। थोड़ा सा समय देके विश्वास करना। ईशान जी, कर्ज को लेकर भी सवाल उठाया रितेश जी ने, कर्ज को लेकर भी लगातार सवाल है और यही है कि लगातार जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है। तमाम योजनाओं को चलाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है और ऐसे में अगर बजट पेश किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये भी सरकार के लिए कर्ज एक बड़ी चुनौती रहने वाला है। प्रभात जी, जब भी कर्ज में लिया जाता है, जो लेता है उसको भी पता है और जो देता है उसको भी पता है कि रीपेइंग कैपेसिटी क्या होगी। अगर रीपेइंग कैपेसिटी नहीं होती है तो कहीं से भी लोन, आप भी जाएंगे लोन लेने या मैं भी जाऊंगा, तो रीपेइंग कैपेसिटी, हमारा आपका सिविल स्कोर चेक होता है और सरकार के केस में उसके पूरे कार्यकलाप और उसके विकास की गति, और जो मैंने पहले ही कहा कि विकास जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है, उसके आधार पर ही बैंक या कोई भी संस्था लोन देती है। तो वो जो कर्ज लिया गया है विकास के आधार पर लिया गया है और इस पे प्रश्न उठाकर कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि सारी सरकारें अपनी कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और विकास करने के लिए करती हैं। सभी सरकारें कर्ज लेती हैं और समय समय पर उसका भुगतान भी किया जाता है और सही दिशा में अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा भी जाता है।
फिलहाल निशंत जी, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में कर्ज की स्थिति को लेकर अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो तय एक सीमा है कर्ज को लेने की, वो अब कहीं ना कहीं वो क्रॉस हो चुकी है। और अब अगर मध्य प्रदेश सरकार को कर्ज लेना है या किसी योजना को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है तो उसको लेकर केंद्र की अनुमति लेनी होगी। बिल्कुल प्रभात जी, जिस तरह से अभी देखिए जो कर्ज लिया भी गया था वो ग्लोबल समिट के पहले की बात है। अभी उसमें ग्लोबल समिट में जो इन्वेस्टर सबमिट हुई उसमें कितने करोड़ के जो एमओयूज हुए हैं वो सबको पता है। करीब करीब 26-27 लाख करोड़ के जो एमओयूज हुए हैं, और जिस तरह से औद्योगिकीकरण होगा, विकास हो रहा है, तो वो कर्ज और बढ़ाने की और केंद्र से अनुमति लेने और उस तरह की परिस्थितियों की जरूरत मेरे विचार से नहीं आएगी। कयास लगाने को कुछ भी लगाया जा सकता है। ठीक है रितेश जी, जवाब दे दीजिए। वो यही कह रहे हैं कि कर्ज लिया जा रहा है क्योंकि जनता की भलाई हो सके, चहुमुखी विकास हो रहा है, सकल घरेलू उत्पाद जो है वो भी बढ़ रहा है, और जो विपक्ष है उसके पास कोई काम नहीं है, जिसके कारण ये आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। देखिए ईशान जी, बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं और एक सुलझी हुई बातें कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा अपनी पार्टी की रीति और नीति से परिचित नहीं है। अगर वो होते तो वो भी अन्य प्रवक्ताओं की तरह चिल्ला चिल्ला कर बोलते, क्योंकि उनके पास कुछ बोलने को रहता नहीं है, तो अपनी सरकार के बचाव में अक्सर अंदर की खीज चिल्लाहट के रूप में आती है। खैर, मैं 5-7 पॉइंट 10 पॉइंटों में इनफैक्ट क्लियर कर देता हूं कि सरकार की मंशा पे जो सरकार कहती है और जो करती है। श्वेत पत्र कब जारी किया, सवाल यहां शुरू होता है। जब सरकार किसी गलत बात को आंकड़े जारी करती है तो सारी बातें ऑन रिकॉर्ड में लाने के लिए सदन में श्वेत पत्र के माध्यम से सरकार अपने जो डिसीजन होती है, जो उसका रिजल्ट आता है, जो इन्फ्लुएंशियल होता है, पूरा जमीन इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको सरकार श्वेत पत्र के माध्यम से सदन पर प्रस्तुत करती है और वो सारी बातें रिकॉर्ड में शामिल कर ली जाती है। जिस तरह से कई शब्दों को भाषा की मर्यादितता के कारण हटा दिया जाता है, जिस तरह रिकॉर्ड को श्वेत पत्र के माध्यम सरकार नंबर 1। नंबर 2, इन्वेस्टर्स मीट में कहा अभी जुम्मा 4 दिन पहले हुआ है। मैं ईशान जी को बताना चाहूंगा, 6 इन्वेस्टर्स मीट मध्य प्रदेश की धरती पर हो गई। आपकी सरकार को 15 महीने का समय हो गया। मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल, एक पहली नहीं हुई है, इसके पहले रीजनल हुई है, सारे जगह पे जाकर हुई है, और आपकी सरकार ने अभी तक कुल 3 करोड़ रुपए भी पिछले 1 साल में नहीं पाया है, और 2000 से ज्यादा रोजगार भी मध्य प्रदेश में नहीं आए हैं। 42 जगह पर भूमि पूजन हुआ पर कहीं पे इंडस्ट्री चालू नहीं हुई है। सरकार की ऐसी पहली नहीं, सरकार की ऐसी 1500 योजनाएं, जी हां, सरकार की 1500 ऐसी योजनाएं रही हैं जिनकी सरकार ने घोषणा की है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हो, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी रहे हो। नंबर 3, आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ आपने झूठ बोला। नंबर 2, अतिथि शिक्षकों के साथ आपने झूठ बोला। आशा कार्यकर्ताओं बहनों के साथ सबको आपने तनख्वाह बढ़ाने की का झूठ बोला, टीएडीए बढ़ाने का झूठ बोला, और मध्य प्रदेश में हालत जस के तस है। अब हमारे मोहन यादव जी बोलते हैं हमारे पास का कोई जवाब नहीं है। संजय पाठक जी ने गरीबों का पैसा जो इन्वेस्टर्स के रूप में लगा था सहारा में, उसको खा लिए। आपकी सरकार ने मुंह में दही जमाकर बैठे हुए हैं। आपने कहा सरकार कहीं भ्रष्टाचार नहीं करे। मैं बताना चाहता हूं, कल ही भास्कर की रिपोर्ट आई है कि सरकार ने 1000 करोड़ रुपए अपनी संस्था, जो सरकार की संस्थाएं थी, उनमें बाहरी आदमियों को जांच एजेंसी की रिपोर्ट दे दी, और जो सामान्य गरीब आदमी जांचें करवाता है, शरीर की फिजिकल जांच करवाता है, उनकी कीमत पिछले 1 सालों में प्राइवेटाइजेशन कर देने के कारण 600 गुना बढ़ गई। मतलब अब उपचार वही, अस्पताल वही, सरकार की रेगुलेटरी होगी पर पैसा जाएगा 600 गुना ज्यादा आम आदमी की, गरीब की जेब से। यह है आपकी सरकार का चाल चरित्र और चेहरा। आपकी सरकार ने झूठ बोला कि हम 3000 रुपए कर देंगे। आज तक मध्य प्रदेश की धरती पर किसी बहन को 1251 रुपए भी नहीं मिला है। आपकी सरकार ने झूठ बोला कि हम 2700 रुपए गेहूं का कर देंगे, 3200 रुपए धान का कर देंगे। यदि आपने पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी करके दिखाया तो आप मुझे जवाब दीजिए। आपकी सरकार ये कहकर सत्ता पर आई थी, केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार, कि हम 2 करोड़ से अधिक रोजगार देंगे, पर ना ही वो प्रदेश केंद्र में दे पाए और ना ही प्रदेश में दे पाए। तो लेकिन इस बार सरकार कह रही है कि रोड मैप जो है इस बजट के माध्यम से सामने रखा जाएगा कि आने वाले समय में 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाए। सरकार तमाम दावे कर रही है, इस बार बजट में रोड मैप जो है तैयार किया जाएगा, पेश किया जाएगा। देखिए, सरकार केवल झूठ बने बता कि 1500 ऐसी योजनाएं पिछले मध्य प्रदेश में 10 सालों में मध्य प्रदेश की धरती पर उम्मीद की जा रही है। मध्य प्रदेश में कोई भी काम ऐसा हुआ, सिर्फ जीडीपी वैसे चीज नहीं होती, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी सरकार को वार्निंग दी है कि अब कर्ज लेना बंद करो। जो व्यक्ति, जो सरकार, जो संस्था निरंतर कर्ज के दबे बोझ तले दबती जाती हो, आप उसमें से कौन से विकास की उम्मीद बची है? कर्ज ही मुद्दा है रितेश जी, अगर कर्ज को ही मुद्दा मान लिया जाए तो क्या अगर मध्य प्रदेश की बात
को छोड़ दिया जाए? क्या दूसरे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां योजनाओं को चलाने के लिए कांग्रेस जो है कर्ज नहीं लेती है? क्या सरकार को कर्ज की जरूरत नहीं पड़ती है? बात हम मध्य प्रदेश के, बिल्कुल सही आपने कहा, पर आज हम बात मध्य प्रदेश के बजट पे कर रहे हैं। जिस दिन आप बात करेंगे पैन इंडिया की, पूरे भारत की, तो उस दिन हम पूरे भारत की बात करेंगे। पर मध्य प्रदेश की सरकार का आज बजट आने वाला है और मध्य प्रदेश की सरकार निरंतर कर्जे में दबी है, बेरोजगारी में, किसान आत्महत्या पर, महिला उत्पीड़न पर, उद्योग धंधों के बंद होने पर, खस्ताहाल सड़कों पर मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। तो आज हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। आने वाले सेशन पर निश्चित तौर पर हम पूरे भारत के बजट के बारे में बात करेंगे, तो हम उन सब मुद्दों को भी शामिल करेंगे। पर मैं आज भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार को अधिकार किसने दिया कि आप झूठ बोलकर सरकार बनाए, और सरकार में आने के बाद आप सारे लोगों के साथ, आज हमारे मोहल्ले में, गलियों में अतिथि शिक्षक आत्महत्या करने को मजबूर है, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी आत्महत्या करने को मजबूर है, आशा कार्यकर्ताएं दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है, किसानों का एमएसपी न मिलने पर आपकी सरकार उनका उपहास उड़ा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? ईशान जी, जरा इस चैनल के माध्यम से आप ठीक है ईशान जी, जवाब दे दीजिए। मुद्दों की, समस्याओं की और बीजेपी सरकार के फेलियर की एक लंबी लिस्ट गिना दी है रितेश जी ने। प्रभात जी, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रितेश जी ने एक चीज कही कि चिल्लाते हैं प्रवक्ता और ये सारी चीजें, जो कि अनुचित है। और दूसरी चीज, थोड़ा सा लाइटर मूड पे भी बोल देता हूं कि झूठ एक असंसदीय शब्द है, इसकी जगह असत्य बोला जाता है। खैर, इन्होंने कर्ज की बात की थी। सबसे पहली चीज तेलंगाना का बता देता हूं मैं। 6,71 लाख करोड़ का कर्ज तेलंगाना सरकार पर है, कांग्रेस की सरकार है। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दिन पहली चीज नहीं है। हम चर्चा कर रहे हैं बजट की। लंबी फेहरिस्त रितेश जी ने गिनाई, जो कि बजट से जुड़ी हुई नहीं भी थी। उन आरोपों पे भी चले गए, जो कि मैं समझता हूं कि उचित नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में। मैं फिर कहूंगा, एक मुद्दा उठाया रितेश जी ने कि 3,000 रुपए लाडली बहना के खाते में दिए जाएंगे करके वादा किया गया था। हम उस चीज को आज भी बरकरार है। हमने ये कभी नहीं कहा कि नहीं दिए जाएंगे। अगर हमने वादा किया है, जो चीज हम कहते हैं वो करते हैं। आज तुरंत 3,000 किया जाएगा, ये पहले के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी नहीं कहा था और किसी ने नहीं कहा था। एक फेज्ड मैनर में अगर उसको बढ़ाया जा रहा है तो उस पे कांग्रेस को या किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, धान और गेहूं की बात कर रहे थे कि 2,700 रुपए किए जाएंगे। अभी पिछले दिनों ही 2,600 कर दिए गए। 100 रुपए का डिफरेंस है, वो भी किया जाएगा, इसलिए उसकी भी चिंता न करें। जहां तक इसका सवाल है कि इन्होंने बोला झूठ बोल के, और मैं उसको अलग बोल रहा हूं, असत्य बोल के सरकार बनी और हरदम असत्य बोलती है, तो मैं इस पे थोड़ा सा आपत्ति है मुझे कि देखिए, आपने अगर आरोप की बात करें तो जिस स्थिति में मध्य प्रदेश को इतने वर्ष शासन करने के बाद कांग्रेस ने छोड़ा था, अगर आप शुरू से सही दिशा में कार्य कर रहे होते तो आज इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और चर्चा की जरूरत क्यों पड़ती? आपने किस हालत में प्रदेश को छोड़ा था? क्या आपकी सरकार ने औद्योगिकीकरण यहां पे किया? क्या आपने मध्य प्रदेश के विकास की बात की? नहीं की। आपने, मैं ये नहीं कहता हूं कि एकदम विकास नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए था, जिस तरह से समय के साथ बदलते हुए किया जाना चाहिए था, वो चीज नहीं हुई। आपने हमेशा, लेकिन ईशान जी, एक लंबे समय से आप लोग सरकार चला रहे हैं मध्य प्रदेश में, ऐसे में कहीं ना कहीं जो विकास का ठीकरा है ये विपक्ष पर फोड़ना, ये भी तो बेईमानी होगा ना, क्योंकि कमान आपके हाथ में है। मैं बिल्कुल, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आरोपों का दिन नहीं, मैं आरोप लगाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम हरदम से कहते आए हैं कि गरीब, किसान, महिला और युवा और प्रदेश की प्रगति और उन्नति, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और हम उस दिशा में सही कदम उठा रहे हैं। ईशान जी, महिलाओं को बता दीजिए, लाडली बहना जो योजना की राशि कैसे बढ़ाया जाएगा? सरकार इस स्थिति में है कि इस राशि को बढ़ाया जा सके? बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। मैं तो कह रहा हूं कि फेज्ड मैनर में बढ़ाया जा रहा है। कहां से शुरू हुआ था और कहां तक पहुंचा, भले कम बढ़ा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि एकदम से हाई जंप नहीं हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन युवाओं को क्या मिलेगा? युवाओं को, किसान जी, और किसान को क्या मिलेगा? युवाओं के लिए कि रोजगार आ रहा है, आपने खुद बोला है, तो आएगा ही। और जब ये
इन्वेस्टर सबमिट हुई है, जैसे रितेश जी ने कहा कि 6 इन्वेस्टर सबमिट हो गई, सब हो गया। देखिए, हर चीज का मैंने जैसे कहा था कि पूरा प्रोसीजर जो होता है उसमें समय लगता है। खाली एमओयू साइन होने से 4 दिन में इंडस्ट्री वहां नहीं खड़ी हो जाती है। जमीन का आवंटन होता है और इंडस्ट्री जो भी आ रही है वो भी सारी चीजों को देखती है। उसके साथ में रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, सारी लॉजिस्टिक्स को देखने के बाद वो इंडस्ट्री उस जगह पे लगाते हैं। तो इस चीज में समय लगता है। थोड़ा समय इस चीजों के होने के बाद सरकार को देना चाहिए। विपक्ष ने भी और मीडिया ने भी सवाल उठाने के पहले उनको समय दीजिए सरकार को। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप श्वेत पत्र का आपने समझा दिया छोटे में, ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है, छोटा सा कमेंट रितेश जी आपका। बस यही पूछना चाहता हूं कि ईशान जी से कि रोजगार आ रहा है, पर ये कौन सी ट्रेन से आ रहा है कि 22 साल से अपने गंतव्य में नहीं पहुंच पा रहा है? जिस दिन आप इसका जवाब दे देंगे ये डिबेट सार्थक हो जाएगी। ठीक है, जो जिस भी ट्रेन से या प्लेन से रोजगार आ रहा है थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए। ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है और चर्चा को मुझे यही समाप्त करना पड़ेगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होने जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बजट को लेकर तमाम बातें कही हैं, सुनिए। इस बात की प्रसन्नता कि जैसा कि हमने हमारी सरकार बनाने के समय कहा था कि हमारी सरकार 5 साल में अपने बजट को दोगुना करेगी। आपकी जानकारी में पिछली बार लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट हमने दिया था। इस लाख 4,20,000 से ऊपर करोड़ का बजट होने वाला है। ये एक तरह से वित्त मंत्री द्वारा बजट जैसे ही आएगा, हम सब जानते हैं कि सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि देने के साथ हमने अपना विकास की संकल्प को माननीय मोदी जी के संकल्प से मिलाने का प्रयास किया है। और याद करें 1956 में मध्य प्रदेश बना और 56 से लेकर 2003-04 तक केवल 20,000 करोड़ का बजट था। उसको 21 गुना बढ़ाते हुए 4,21,000 के आसपास अगर बजट पहुंच रहा है, 4,21,000 करोड़ को, इसका मतलब ये कि अपने आप में ये बताता है कि सरकार विकास के लिए किस गति से चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि भारत के सभी राज्यों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। मैं अपने इस राज्य के बजट के साथ साथ यहाँ के युवा, महिला, किसान, गरीब सभी वर्गों की बेहतरी के लिए लिए गए माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प की पुष्टि के लिए ये सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से सबको। तो अब से कुछ ही देर के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा पूर्ण बजट जो मोहन सरकार है वो पेश करने जा रही है और देखना होगा कि किस वर्ग को क्या कुछ मिलता है। फिलहाल हमारी खास प्रोग्राम चर्चा में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।